हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम आईओटी में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और अब हम आईओटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स हमने प्रीवियस सेक्शंस में भी कवर किए हैं, तो जो कुछ वहाँ कवर नहीं हो पाया वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो आईओटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं? IoT standards are the technologies या protocols those are used for the IoT communications, things to things communication you can say. We see our future world like this. हम अपना जो आने वाला कल है वो उसको इस तरीके से देखते हैं। Imagine a digital skin on your planet, a real internet of things. आपका पूरा वर्ल्ड का सरफेस जो होगी वो कवर होगी IoT थिंग्स से। जैसे लेटेस्ट जो प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए IPv6, उसके अंदर 64 बिट को सपोर्ट करता है वो। ध्यान दीजिए 64 बिट। तो 2⁻64 इतनी डिवाइसेस को, इतने IP एड्रेसेस को वो सपोर्ट करेगा। कैन यू इमेजिन ये नंबर कितना आएगा? ये नंबर आएगा 1.8, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, 1.8 करोड़ खरब। 1.8 करोड़ खरब, जैसे 1 खरब, 2 खरब, 3 खरब। और खरब क्या होता है? करोड़ के बाद अरब आता है, अरब के बाद खरब आता है। ठीक है, तो मीन्स यदि अरब में देखोगे तो उसका 100 टाइम्स और बढ़ा लो। ठीक है, तो इतने IP एड्रेसेस को सपोर्ट करता है। तो आप ये देखिए, इतने डिवाइसेस को, ह्यूमन बीइंग्स को, कंप्यूटर को, लैपटॉप्स को या मोबाइल फ़ोन्स को, या जो भी आपके आसपास डिवाइसेस हैं जो स्मार्ट, जिनको आप बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके घर के लॉक्स हो गए, आपके घर में AC है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, या जो भी आप थिंग्स सोचते हैं उन सब को आप स्मार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ हम आगे के लिए सोच रहे हैं कि इतना कुछ होने वाला है। लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, नॉन 3GPP और 3GPP स्टैंडर्ड। जो नॉन स्टैंडर्ड में है और स्टैंडर्ड्स के अंदर 3GPP स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है कुछ बाउंड्री लाइन के थ्रू। और 3GPP है क्या? थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये थर्ड जनरेशन के लिए एक थर्ड जनरेशन लेवल की एक यू कैन से एसोसिएशन है जो कुछ स्टैंडर्ड क्रिएट करती है। तो उसके थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के जो नॉन स्टैंडर्ड्स हैं, उनके जो उन स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो करते वो यहाँ इस साइड दिए हुए हैं, जो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं वो इस साइड दिए हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ जो टेक्नोलॉजी हम उनके अंदर आती हैं, सॉरी, जो हम स्टडी करेंगे, जो टेक्नोलॉजी हम स्टडी करेंगे, उन टेक्नोलॉजीज़ का कुछ कंपैरिजन यहाँ दिखाया हुआ है। चैनल बैंडविड्थ है और रिप्रेजेंटेटिव डाटा रेट है, और उसके बाद लिंक बजट टारगेट और मैक्सिमम रेंज। ठीक है, यहाँ और लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड, कौन से लाइसेंस्ड होंगे, कौन से अनलाइसेंस्ड होंगे, वो सब चीज़ यहाँ शो की हुई है। ठीक है, लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड में आप क्या समझते हैं? देखिए, कुछ फ्रिक्वेंसीज होती है, जैसे आपने टॉयज़ देखे होंगे। कुछ टॉयज़ आप लेके आते हैं, उसमें वॉकी टॉकी आते हैं। टॉयज़ के अंदर वॉकी टॉकी आता है, उस वॉकी टॉकी को आप यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसीज, मान लिया आप अपना एक रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो ट्रांसमिटिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये लाइसेंस्ड और लाइसेंस सेलुलर और अनलाइसेंस्ड, इनकी बात की है। नॉन
3GPP स्टैंडर्ड LP वैन की बात करें, लो पावर वैन की बात करें तो लोरा वैन, इसको लोरा बोलते हैं, लोरा वैन, और उसके बाद सिगफॉक्स RPM में, और उसके बाद और हैं कुछ जो हम स्टडी करेंगे। LP वैन की रिक्वायरमेंट क्या है? LP वैन के अंदर देखिए, सपोर्ट फॉर द मैसिव नंबर ऑफ डिवाइसेस और एक्सटेंडेड कवरेज 10 to 15 किलोमीटर इन रूरल एरिया और 2 से 5 किलोमीटर इन अर्बन एरिया। लो कॉस्ट है, इजी डिप्लॉयमेंट है, लो कॉस्ट दिखा रखा है और इजी है, ठीक है। लोरावेन का कैसे रोड मैप रहा, कैसे उसकी प्रोग्रेस हुई? तो इसमें है, ये एक कंपनी है, ये साइक्लियो डेवलप्ड लोरा टेक्नोलॉजी 2010 में डेवलप की थी। उसके बाद सेमटेक डेवलप लोरा वैन नेटवर्क। ये क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे 2013 में। उसके बाद लोरा अलायंस बना, लोरा अलायंस 2015 में डेवलप हुआ, बना आप कह सकते हैं। तो लोरा अलायंस इज़ नॉट ए टेक्नोलॉजी, ये यहाँ क्या है कि इसमें जब भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए एक उसके अलायंस बना देते हैं, सो दैट कुछ स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएँ। एम्स्टर्डम बिकम द फर्स्ट सिटी कवर्ड बाय द लोरा वैन, ये 2015 के अंदर, जून 2015 के अंदर। बाय द एंड ऑफ 2016 ऑल फ्रांस टेरिटरीज कवर्ड बाय द लोरा वैन, ठीक है। लोरा और लोरा वैन में क्या डिफरेंस है? लोरा कंटेन्स ओनली लिंक लेयर प्रोटोकॉल, और लोरा वैन के अंदर क्या है, लिंक लेयर भी है और नेटवर्क लेयर भी है, दोनों चीज़ आती हैं। लोरा मॉड्यूलर्स आर ए लिटल चीपर दैट ऑफ द लोरा वैन, कुछ चीप है, लेकिन जो लोरा सिर्फ लिंक लेयर को कवर करता है, और आपने स्टैंडर्ड पढ़े हैं ना, लिंक लेयर प्रोटोकॉल है होता है, फिर उसके बाद जो नेटवर्क लेयर है वो भी आती है। तो लोरा वैन इंक्लूड्स द नेटवर्क लेयर टू, so it is possible to send the information to any base station already connected to the cloud platform, ठीक है, हम किसी को भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। लोरा मॉड्यूल्स में वर्क इन द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बाय जस्ट कनेक्टिंग द राइट एंटीना टू इट्स सॉकेट। आप एंटीना चेंज कर लो और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रांसमिट कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द एंटीना, लोरा वैन के अंदर, जबकि लोरा के अंदर ऐसा नहीं है। लोरा अलायंस क्या है? इंटरनेशनल ऑपरेटर्स, उसके अंदर ये इंटरनेशनल ऑपरेटर हैं। उसके बाद इंटीग्रेटर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ये इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं, ये देखिए IBM, सिस्को वगैरह। ये मैन्युफैक्चर ऑफ एंड पॉइंट मैन्युफैक्चर, ये हैं ब्रॉडकास्ट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, जो उससे रिलेटेड सेमीकंडक्टर्स हैं, लोरा टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर्स हैं, या इंटीग्रेट ICs जो इससे बनती हैं, वो सेमटेक और माइक्रोचिप ये बनाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अलायंसेस जिसकी हमने बात की थी, अलायंसेस बने उससे रिलेटेड। लोरा टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू क्या है? लोरा वैन इज ए लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और लोरा मॉड्यूलेशन क्या है? ए वर्जन ऑफ चर्प स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये नई टर्म है, चर्प स्प्रेड स्पेक्ट्रम। इसके अंदर क्या होता है कि जो मॉड्यूलेशन के लिए चर्प पल्सेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइड बैंड लीनियर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड चर्प पल्सेस, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। और चर्प पल्स होती क्या है? ये साइनोसॉइडल सिग्नल होता है, वो फ्रीक्वेंसी विद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज ओवर द टाइम। तो ये है चर्प पल्सेस, चर्प स्प्रेड स्पेक्ट्रम आप पहले पढ़ चुके हैं। विद ए टिपिकल चैनल बैंडविड्थ ऑफ 125 किलोहर्ट्ज, हाई सेंसिटिविटी होती है एंड नोड्स अप टू 137 dBm, और गेटवेज अप टू 142 dBm, और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन होगा अप टू 15 किलोमीटर। स्ट्रॉन्ग इंडोर पेनिट्रेशन है विद हाई स्प्रेडिंग
फैक्टर अप टू 20 dB पेनिट्रेशन डीप इंडोर। पेनिट्रेशन मीन्स लॉसेस कम है इसके अंदर, और occupies the entire bandwidth of the channel to broadcast a signal making it robust to the channel noise। entire bandwidth का यूज़ होगा, और resistant to the Doppler effect, multipath and signal weakening। मैंने अभी बताया था कम लॉसेस हैं इसके अंदर, सिग्नल वीकनिंग कम होगी, रेजिस्टेंट डॉपलर इफेक्ट के लिए रेजिस्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट तो आपको पता है, डॉपलर इफेक्ट ये है कि जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से जब फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके आती है, जब कोई भी साउंड फ्रीक्वेंसी या रेडियो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके आती है तो उसके अंदर चेंज आ जाता है, उस फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। दैट विल डिपेंड ऑन दैट द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द सोर्स और गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स, दैट विल डिपेंड ऑन दैट। तो इट इज रेजिस्टेंट टू द डॉपलर इफेक्ट। आर्किटेक्चर क्या है इसके अंदर देखिए, यदि विद इन द लोरा गेटवे यदि कम्युनिकेशन होना है तो वो डायरेक्ट लोरा के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाएगा, और यदि इंटर लोरा गेटवे यदि कम्युनिकेशन होना है, मीन्स एक लोरा का दूसरे लोरा से कम्युनिकेशन होना है, तो क्या होगा, दैट विल बी थ्रू द क्लाउड के थ्रू वो होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये चीज़, और रेंज है 15 किलोमीटर, थ्रोपुट है 0.3 to 27 kbps, ये इसकी स्पीड है। देखिए जहाँ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, समझ रहे हो, थिंग टू थिंग कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ हमें बहुत ज़्यादा हाई थ्रोपुट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, बिकॉज उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा बहुत कम बिट्स का ही होता है, बहुत हैवी कम्युनिकेशन नहीं होता। जैसे आप अपने मोबाइल के लिए कभी डाटा कनेक्शन लेते हैं, डाटा कनेक्शन की रिक्वायरमेंट आपके क्या रहती है, हमें 50 Mbps का चाहिए, 30 Mbps का चाहिए, 100 Mbps का चाहिए, बिकॉज आपकी डाटा हैंडलिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप थिंग टू थिंग बात करेंगे तो आपको डाटा रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा नहीं होती। स्प्रेड स्पेक्ट्रम बेसिक्स, इसके अंदर क्या है देखिए, एक सिग्नल होता है और सिग्नल के साथ कोड होता है, जैसे आप पहले पढ़ चुके, स्प्रेड स्पेक्ट्रम आपने पहले पढ़ा ही है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद डाटा ऐसा दिखेगा आपको, और उसके बाद जब आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और कोई दूसरा डाटा होगा तो वो इस टाइप का है, जैसे मीन्स डाटा टू डाटा। आपका जब सिग्नल आप देखोगे, फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो उसके अंदर डिफरेंस होगा, ये सिग्नल देखिए और ये सिग्नल देखिए, देयर इज डिफरेंस। आगे देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑर्थोगोनल सीक्वेंस, यदि दो मैसेज हैं और दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, डिफरेंट डिवाइस से आ रहे हैं, तो उसके अंदर दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, जैसा आप CDMA में पढ़ चुके हैं, CDMA के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हुए लेकिन डिफरेंट कोड के साथ होते हैं, ये 3G के अंदर आप पढ़ चुके हैं। और स्प्रेड स्पेक्ट्रम के अंदर एक स्पेशल चीज़ ये है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड फ्रीक्वेंसी के अंदर यूज़ करते हैं, और उस पूरी फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हुए सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, और वो नॉइस इम्यूनिटी बेटर होती है। क्यों बेटर होती है उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि नॉइस स्पेक्ट्रम जो आता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में ही आता है। जब आपकी बहुत जो मैसेज सिग्नल होगा या जो आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा बहुत वाइड रेंज में होगा, इट मीन्स क्या है कि जो नॉइस है वो आपके पूरे सिग्नल को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इंटरफेरेंस और सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी फेडिंग इसके लिए कम सेंसिटिव है, ये मीन्स वहाँ वो ज़्यादा नहीं होगी इसके अंदर। स्पेक्ट्रम इन्फ्लुएंस ऑफ द स्प्रेडिंग फैक्टर, देखिए हाई सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड होती है फॉर
फॉर डिस्टेंसेस के लिए, फॉर डिस्टेंसेस मतलब आपको दूर ट्रांसमिशन करना हो, और लो सेंसिटिविटी इज सफिशेंट फॉर द क्लोज, यदि कोई चीज़ नज़दीक है तो लो सेंसिटिविटी सफिशेंट है। तो लेकिन क्या है कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है फिर ये सेंसिटिविटी। यदि आप स्प्रेडिंग फैक्टर इंक्रीज करोगे, तो यदि आप स्प्रेडिंग फैक्टर इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, थ्रोपुट डिक्रीज हो जाएगी, और जो कनेक्शन मेंटेन रहेगा, मीन्स सेंसिटिविटी हाई रहेगी। तो कनेक्शन मेंटेन रखना है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो आपको क्या होगा, स्प्रेडिंग फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा, थ्रोपुट डिक्रीज हो जाएगी। और जब आप क्लोज डिस्टेंसेस के लिए बात कर रहे हैं, मीन्स क्लोज ऑब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, लो सेंसिटिविटी सफिशिएंट है। लो सेंसिटिविटी करने से क्या बेनिफिट होगा आपको, लो सेंसिटिविटी करने से थ्रोपुट इंक्रीज होगा, थ्रोपुट ज़्यादा रहेगा, और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कम हो जाएगा, या आप कह सकते हो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, और क्या होगा, स्प्रेडिंग फैक्टर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। स्प्रेडिंग फैक्टर डिक्रीज करने से क्या होगा कि उसकी थ्रोपुट इंक्रीज हो जाएगी, और साथ में क्या होगा, मीन्स डिस्टेंस कवरेज कम हो जाएगी, कम डिस्टेंस को कवर करेगा वो। तो स्प्रेडिंग फैक्टर आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, स्प्रेडिंग फैक्टर आप यहाँ डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बिट रेट इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे ही यहाँ आप जब पावर की बात करें या एनर्जी पर टाइम की बात करें, तो वो यहाँ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये स्प्रेडिंग फैक्टर की फॉर्म में आप देख सकते हैं। RSSI एंड स्प्रेडिंग फैक्टर वर्सेस बैंडविड्थ। RSSI क्या है, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, तो आपको कितना सिग्नल रिसीव हुआ उसका इंडिकेशन है ये। और स्प्रेड स्पेक्ट्रम फैक्टर को साथ लेके कर रहे हैं, यदि 7 है तो क्या होगा, 8 है तो क्या होगा, 9 है तो क्या होगा, 12 है तो क्या होगा, इस तरीके से हमने ये बताया है। स्प्रेड SF बिट रेट और सेंसिटिविटी एंड SNR फॉर द 125 किलोहर्ट्ज चैनल, 125 किलोहर्ट्ज चैनल के लिए हमने इसमें इसको चेक किया है। ये इसके अंदर आपको SF स्प्रेडिंग फैक्टर है, और बिट रेट दिखाई गई है, सेंसिटिविटी DBM, DB तो आपने सुना था, DBM नई चीज़ है। ये क्या है, वैसे पावर रेशियो को दिखाने के लिए DB हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये M मीन्स क्या है कि मिली वॉट विद रेफरेंस टू 1 मिली वॉट पावर। जब देखिए, जब हम IoT की बात करने लगे हैं तो जनरली हम पावर को बहुत कम कम करते जा रहे हैं। पावर हमारी रिक्वायरमेंट यही, पावर को जितना कम कर सके उतना बेटर है। तो यहाँ क्या है कि मिली वॉट्स के अंदर चलते हैं हम, मिली वॉट्स पावर ले रहे हैं, तो आपका ये सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं। और लोरा डिमोडुलेटर का SNR क्या है वो यहाँ दिखाया हुआ है, सिग्नल टू नॉइस रेशो। लोरा वैन डिवाइसेस, उसके अंदर आप ये देखिए, क्लास A, क्लास B और क्लास C। क्लास A के अंदर क्या है कि लिसन्स ओनली आफ्टर एंड डिवाइस ट्रांसमिशन, और द मॉड्यूलेटेड मॉड्यूल लिसन्स एट ए रेगुलर एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूल ऑलवेज लिसनिंग। देखिए, लिसनिंग की बात जब कर रहे हैं कि ओनली आफ्टर एंड डिवाइस ट्रांसमिशन, जब एंड डिवाइस ट्रांसमिट करेगा तब वो लिसन करेगा उसको। यहाँ क्या है, एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो लिसन कर रहा है, और यहाँ क्या है कि वो हमेशा ऑन मोड में है, लिसनिंग मोड में है। तो इंटेंडेड यूज क्या है, मॉड्यूल्स विद नो लेटेंसी कांस्टेंट, जहाँ लेटेंसी कांस्टेंट ना हो। मैंने आपको बताया था कि लेटेंसी, कुछ डिवाइसेज ऐसे हैं जिसको हमेशा ऑन रहना होता है, तो वहाँ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। मॉड्यूल विद द लेटेंसी कांस्टेंट फॉर द रिसेप्शन ऑफ द मैसेज ऑफ ए फ्यू सेकेंड्स, जहाँ थोड़ी बहुत लेटेंसी मीन्स टॉलरेबल हो, यू कैन से। और उसके बाद ये एक है, मॉड्यूल्स विद ए स्ट्रॉन्ग रिसेप्शन लेटेंसी कांस्टेंट लेस देन 1 सेकेंड, जहाँ आप टॉलरेट नहीं कर सकते।
उसके बाद क्या है, कंजम्पशन क्या है, द मोस्ट इकोनॉमिक कम्युनिकेशन क्लास, क्योंकि पावर सेविंग तो इसमें बहुत ज़्यादा होगी ना। क्लास बी के अंदर क्या है, ऑप्टिमाइज कंजम्पशन, ऑप्टिमाइज अडेप्टेड टू द बैटरी पावर्ड मॉड्यूल और अडेप्टेड टू द मॉड्यूल्स ऑन द ग्रिड और विद द नो पावर कंस्टेंट। जहाँ पावर की के कंस्टेंट ना हो तब आप सी टाइप यूज़ करो, क्योंकि ये कंटिन्यूस ऑन पोजीशन में है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुके, डिस्कस कर चुके हम कि पावर बचाने के मेथड तो यही होते हैं कि हम उसको स्लीप मोड में ले जाएं, लेकिन स्लीप मोड में आप उन चीज़ों को नहीं ले जा सकते जहां आपको लेटेंसी कॉन्स्टेंट जहां होते हैं वहां आप नहीं ले जा सकते। जो चीज़ आपको हमेशा ऑन चाहिए, जैसे मान लिया कहीं वीडियो कैमरा लगा हुआ, वो आपको हमेशा ऑन चाहिए, तो आप उस चीज़ को स्लीप मोड में नहीं ले जा सकते। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेज, फायर डिटेक्शन है और उसके बाद अर्थक्वेक अर्ली डिटेक्शन है। इसके एग्जाम्पल ये दिए गए हैं कि इसमें आप इन चीज़ों को, आप जब सिग्नल आपको कुछ रिसीव हो रहा है, जैसे अर्थक्वेक है सालों में एक बार आता है, मैनी ईयर्स, तो उसमें आप उसको हमेशा ऑन रखने की बजाय जब आपको कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ वाइब्रेशंस आ रही हैं, कुछ मीन्स प्री अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से पहले ये आपको कुछ वाइब्रेशन मिल रही है, तो तब वो ऑन हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, सेंसर से कुछ वाइब्रेशन मिल रहे हैं, फायर डिटेक्शन है, सेंसर से कुछ आपको सिग्नल मिल रहे हैं, तो उस टाइम ऑन होगा। और स्मार्ट मीटरिंग और टेम्परेचर राइज है, आपको हमेशा कंटिन्यूस मोड में नहीं चाहिए कि टेम्परेचर कितना हुआ। यदि आपको आफ्टर एवरी हाफ मिनट भी मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या दैट विल डिपेंड ऑन द योर एप्लीकेशन। आपको एवरी 10 सेकेंड में मिल जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इंटरमीडिएट लेवल्स के ऊपर मीन्स कुछ फ्रिक्वेंसीज के ऊपर उसको सेट कर दिया जाता है। और फ्लीट मैनेजमेंट और रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट, उसके अंदर आपको आप यू कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ लूजिंग इवन ए मिली सेकेंड। क्लास ए ओपन टू विंडोज फॉर डीएल डाटा लिंक रिसेप्शन, और एक्नॉलेजमेंट है मैक कमांड एप्लीकेशन कमांड आफ्टर सेंडिंग ए पैकेट। ठीक है, टू विंडोज इसमें डाटा लिंक है, एंड पॉइंट और गेटवे। तो फर्स्ट रिसीव विंडो है और सेकंड रिसीव विंडो है। ठीक है, तो इसमें टू विंडोज लेवल के ऊपर हम ये चलते हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ डिलेज शो किए हैं। देखो इसमें क्या है कि पहले ये वन पैकेट ट्रांसमिट होगा, फिर उसके बाद लिसनिंग पीरियड है, रिसीवर लिसन करेगा कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर ये लिसनिंग पीरियड सेकंड है। अब इसके अंदर देखिए हमने टाइम पीरियड बताए हैं, 5.1 मिली सेकेंड का पीरियड रहेगा एट SF7 और SF8, ये स्टैंडर्ड्स हैं। तो दो यूज़ करते हैं स्प्रेडिंग फैक्टर के लिए। और तो ये आउटडोर मैंने बताया था, आउटडोर के लिए आप अलग यूज़ करेंगे और इंडोर के लिए आप डिफरेंट यूज़ करेंगे। मींस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप अलग यूज़ करेंगे और क्लोज डिस्टेंसेस के लिए आप अलग यूज़ करेंगे। तो आउटडोर के ऊपर आपकी डिफरेंट स्प्रेडिंग फैक्टर यूज होगा, क्लोज डिवाइसेस के लिए ये है। और डीप इंडोर जैसे वॉल्स वगैरह होती हैं या कुछ ऐसे होता है तो वहाँ लॉसेज ज़्यादा होते हैं, तो ये फार डिवाइसेस और डीप इंडोर के लिए ये चीज़ यूज होगी। क्लास बी सिंक्रोनाइज्ड मोड, इसके अंदर क्या है कि बिगिनिंग टैग जब ये ऑन होगा गेटवे, तब ये स्टार्टिंग टैग बोलेगा कि अब इस टाइम डाटा ट्रांसमिट, आई एम रेडी फॉर रिसीविंग द डाटा। और यहाँ देखिए इनिशिएटेड किससे हुआ था, ये इनिशिएट इससे हुआ था। ठीक है, इसने इनिशिएट किया था इसको, मीन्स सेंसर, आप ये मान लो कि सेंसर ने इनिशिएट किया था जहाँ से डाटा आ रहा है, जहाँ से सिग्नल आ रहा है। लेकिन यहाँ जो इनिशिएट होगा ये गेटवे इनिशिएट करेगा, ये बताएगा कि नाउ आई एम रेडी टू रिसीव दैट डाटा। और ये कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हर एक इंटरवल के बाद आता है। सपोज करो एवरी 1 सेकेंड ये ऑन होगा, तो इस टाइप में।
और इसमें क्या है कि फिर कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद एंड हो जाएगा जब टाइम ख़त्म होगा, जितनी देर के लिए ऑन होगा, उसके बाद व्हेन द टाइम विल एंड, तो ये एंड टैग होगा। तो इसके थ्रू यहाँ क्या होगा, कम्युनिकेशन चलता रहे। लिसन्स ड्यूरेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द SF, जो उसकी स्प्रेडिंग फैक्टर है, डिफरेंट स्प्रेडिंग फैक्टर के ऊपर ट्रांसमिशन होता है, तो स्प्रेडिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग इसका जो लिसनिंग ड्यूरेशन है वो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। प्रोटोकॉल में डिफाइंड होगा, सिंक्रोनाइज्ड विद द गेटवे। क्लास सी के अंदर परमानेंट लिसनिंग होगा। परमानेंट लिसनिंग होगा तो कम्युनिकेशन चलता रहेगा दोनों के बीच में, और अडॉप्टेड टू द डिवाइस ऑन द पावर ग्रिड। ये किन के ऊपर होते हैं, जिनके अंदर पावर ग्रिड का मतलब बोलने का क्या है कि जहाँ पर हम ये कंसिडर करते हैं इनफाइनाइट पावर सोर्स है, हम ये मानते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड डिवाइस इन लोरा। लोरा के अंदर एंड डिवाइस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो एंड डिवाइस जो एड्रेस है उसके अंदर नेटवर्क आइडेंटिफायर होगा और नेटवर्क एड्रेस ऑफ द एंड डिवाइस होगा। 25 बिट का होगा और नेटवर्क आइडेंटिफायर होगा, किस नेटवर्क से रिलेटेड है ये। तो 32 बिट का इसके अंदर ये एड्रेस होगा। इसमें समझ आ गया आपको, 32 बिट का। तो नेटवर्क एड्रेस ऑफ एंड डिवाइस और नेटवर्क आइडेंटिफायर कौन से नेटवर्क से रिलेटेड है। एप्लीकेशन आइडेंटिफायर उसके बाद होगा। उसमें क्या है कि एक ग्लोबल एप्लीकेशन आईडी इन द IEEE EUI64 उस एड्रेस स्पेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द ऑनर ऑफ द एंड डिवाइस। ठीक है, ये एप्लीकेशन आइडेंटिफायर में होगा APPEUI। और उसके बाद नेटवर्क सेशन के अंदर नेटवर्क की इसकी होगी, और उसके बाद एप्लीकेशन सेशन की होगी, एप्स की के थ्रू हम इसको कुछ स्टैंडर्ड हैं इसमें। करंट स्टेट क्या है। एम्स्टर्डम वाज द फर्स्ट सिटी कवर्ड बाय द लोरा व्हेन विद ओनली 10 गेटवेज। 10 गेटवे से पूरा होल सिटी कवर कर लिया गया। एट कॉस्ट क्या आई थी, $1200 पर यूनिट, $1200 पर यूनिट। सिंस देन सेवरल सिटीज़ हैव फॉलोड द ट्रेंड। ठीक है, एम्स्टर्डम है, उसके बाद बॉस्टन है, ठीक है, तो ये काफ़ी केप टाउन है, जैसे ब्यूनस आयर्स है, तो ये सारे जितने सिटीज़ हैं दीज आर कवर्ड बाय द लोरा। बाय द एंड ऑफ 2016 फ्रांस विल ऑल कवर्ड बाय लोरा, और मीन्स आप कह सकते हैं हो चुका है ये। These rates are 5-6 years back. Now these are reduced, or now the cost is around, you can say, 20,000 rupees per unit per gateway. Sigfox लॉन्च बाय द सिगफॉक्स नेटवर्क 2012 के अंदर, और फर्स्ट फंड रेजिंग ऑफ द सिगफॉक्स कंपनी टू कवर द फ्रांस को कवर करने के लिए फर्स्ट टाइम इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और उसके बाद क्या है, ऑल फ्रांस टेरिटरी इज़ कवर्ड बाय द सिगफॉक्स नेटवर्क। सभी जो टेरिटरीज हैं फ्रांस की 2014 में सिगफॉक्स से कवर हो गई थी, और 2016 मार्च के अंदर, ठीक है, इसमें क्या है कि सैन फ्रांसिस्को बिकम द फर्स्ट US स्टेट कवर्ड बाय द सिगफॉक्स। और बाय द एंड ऑफ 16 सिगफॉक्स इन अमेरिका 100 US सिटीज़ इसके कवर हो गया था। सिगफॉक्स का ओवरव्यू क्या है। फर्स्ट LP वैन लो पावर वैन टेक्नोलॉजी थी, और द फिजिकल लेयर बेस्ड ऑन द अल्ट्रा नैरो बैंड वायरलेस मॉड्यूलेशन। अल्ट्रा नैरो बैंड के ऊपर डिपेंड करती है, अल्ट्रा नैरो बैंड के ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर बेस्ड है, यू कैन से।
और प्रोप्राइटरी सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है, और लो थ्रोपुट 100 bps, थ्रोपुट कम है, लो पावर, एक्सटेंडेड रेंज अप टू 50 किलोमीटर। देखिए थ्रोपुट कम है लेकिन रेंज बहुत ज़्यादा कवर कर रही है। यही मैंने आपको बताया था पहले जब स्प्रेड स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे कि आप या तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपका थ्रोपुट कम आ जाएगी। 140 मैसेज पर डे पर डिवाइस, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, और क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर द सिगफॉक्स डिफाइंड बाय द एपीआई ऑफ द सर्वर एक्सेस और रोमिंग कैपेबिलिटी। ये सब चीज़ें हैं इसमें। आर्किटेक्चर क्या है, सेम वैसा ही है जैसा हम लोरा वैन में पढ़ा था। तो ये विद इन द गेटवे जब डिवाइसेस जब कम्युनिकेट करती हैं तो क्या होगा कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, और जब इंटर सिगफॉक्स गेटवे जब एक से दूसरे में हो तो क्या होगा कि दैट विल बी थ्रू द क्लाउड सर्वर का यूज़ करेंगे। टाइप ऑफ ट्रैफिक और डाटा पैकेट की बात करें तो पे लोड है 12 बाइट्स, और सिक्योरिटी है नो सिक्योरिटी, टाइम ऑन एयर अप टू 6 सेकेंड। by the default data is conveyed over the air interface without any encryption। ठीक है, कोई एनक्रिप्शन नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें सिक्योर डाटा की ज़रूरत नहीं है, सिक्योर कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ यूज़ करते हैं इसको। सिगफॉक्स गिव्स द कस्टमर्स द ऑप्शन टू आइदर इम्प्लीमेंट देयर ओन एंड टू एंड एनक्रिप्शन सॉल्यूशन। ठीक है, अपने एनक्रिप्शन कोड्स यूज़ कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम एंड एक्सेस, स्पेक्ट्रम कैसे यूज़ होता है, नैरो बैंड स्पेक्ट्रम यूज़ होता है। नैरो बैंड मैंने आपको बताया, नैरो बैंड टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या यूज़ होगा, 868 मेगाहर्ट्ज़ इन यूरोप और 915 मेगाहर्ट्ज़ इन यूएसए। स्टैंडर्ड रेडियो ट्रांसमिशन मेथड बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, बीपीएसके आपने पढ़ा होगा, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग टेक्स एनी नैरो पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड चेंजेस द फेजेस ऑफ द कैरियर रेडियो सॉरी। ठीक है, टेक्स वेरी नैरो पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का बहुत कम पार्ट इसमें यूज़ करता है, एंड चेंजेस द फेज ऑफ द कैरियर रेडियो। फेज चेंज होता है ऑब्वियस सी बात, जब आप मॉड्यूलेशन की बीपीएस की बात करेंगे उसमें फेज शिफ्ट कीइंग होती है। सिगफॉक्स ट्रांसमिशन, सिगफॉक्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इसमें स्टार्ट्स बाय यूएल ट्रांसमिशन, अपलिंक ट्रांसमिशन से स्टार्ट होता है। ईच मैसेज इज ट्रांसमिटेड 3 टाइम्स, और ए डाउनलिंक मैसेज कैन बी सेंट, डाउनलिंक मैसेज भी सेंड किया जा सकता है, वो ऑप्शनल है। और मैक्सिमम पेलोड ऑफ अपलिंक मैसेज 12 डाटा बाइट्स, इसका मैक्सिमम पेलोड है जो एक मैसेज के अंदर जाएगा। और मैक्सिमम पेलोड ऑफ डाउनलिंक मैसेज 8 बाइट्स। ठीक है, तो अपलिंक और डाउनलिंक की हमने यहाँ बात की है कि किस तरह का हम कम्युनिकेशन इसमें कर सकते हैं। तो क्या है कि ये डाउनलिंक आपने शो कर रखा है, और यहाँ आपने ये अपलिंक है। ये देखिए यहाँ अपलिंक के अंदर कुछ डिले रहेगा दोनों के बीच में, और अपलिंक में डिले है, अपलिंक के बाद डाउनलिंक आ सकता है। करंट स्टेट 26 कंट्रीज को कवर कर रहा है, 1.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर मीन्स इतना एरिया कवर कर रहा है, और एंड डिवाइसेस 424 मिलियन डिवाइसेस इसमें आ रही हैं। और सिगफॉक्स एलपी वैन डेवलप्ड इन फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड एंड दीज आर द कंट्रीज। और सिगफॉक्स कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, चाइना को 2007 में कवर किया है, और उसके बाद 60 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 2018 मीन्स 2018 के लास्ट तक 60 कंट्रीज़ को कवर किया जा चुका है।